हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी मास्टर और सभी भावी मास्टरनियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। ठीक है, बिल्कुल। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है भाई। बेहतरीन लेवल के प्रश्न और आज तक जो भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं और वही प्रश्न आपके पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लास के अंदर अंत तक टिके रहना। ठीक है, बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस क्रमांक के अंदर, ठीक है, किस क्रमांक के अंदर भाई साहब यण संधि नहीं है। ठीक है, किस क्रमांक के अंदर जो है वो यण संधि नहीं है, जहां पर भी आपको य और व से पहले आधा वर्ण, ठीक है, आधा वर्ण, य और व से पहले आधा वर्ण मतलब यण संधि, और किसी भी शब्द के बीच में तरह की मात्रा, किसी भी शब्द के बीच में अगर त्रा वर्ण आएगा तो वहां पर संधि होगी कौन सी, यण संधि। ठीक है, अब आप खुद देख लो कि किसके अंदर यण संधि नहीं है। स्वागत, व से पहले आधा क्या है, स है, बिल्कुल यण संधि है। ठीक है, मात्रा ज्ञा, शब्द के बीच में क्या है, त्रा है, तो बिल्कुल यण संधि है। ठीक है, ये देखो त्रा की मात्रा और यहाँ आ रही है त्रा की मात्रा, मात्रा नंद। ठीक है, उसके बाद में यद्यपि, देखो यद्यपि शब्द जो है ना इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, यद्यपि, ये हो गया यद्यपि। ठीक है, तो यहाँ पे देखो य से पहले आधा क्या है, द है। ठीक है, य से पहले आधा क्या है, द है। और इसके बाद में हम बात करेंगे मेहर्षि की, तो मेहर्षि साथियों इसके अंदर जो है वो गुण संधि है। ठीक है, इस मेहर्षि शब्द के अंदर जो संधि है वो है अपनी गुण संधि। और अगर हम मेहर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा महा प्लस ऋषि। ठीक है, मेहर्षि यानी कि महा प्लस ऋषि। तो देखो चौथा ऑप्शन साथियों, मेहर्षि जो शब्द है ये आपके यण संधि का नहीं है। ठीक है, मेहर्षि शब्द किसका है, मेहर्षि शब्द है गुण संधि का। ठीक है, बाकी आपके तीनों शब्द जो हैं वो हैं यण संधि के। ठीक है, चलिए अब हम इन तीनों का संधि विच्छेद करते हैं एक बार। देखो साथियों, ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट, सबसे पहले है स्वागत। ठीक है साथियों, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखो स्वागत है। अब देखो, हाँ, स्वागत का संधि विच्छेद। ठीक है साथियों, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो देखो व से पहले जब आधा वर्ण हो, ठीक है, व से पहले जब आधा वर्ण हो तो उसके साथ में हम मात्रा किसकी जोड़ेंगे, ऊ की, तो यहाँ पे हो गया सु। ठीक है, उसके बाद में व यानी कि व से बाहर जो मात्रा निकली है वो निकली आगी और गत का गत। ठीक है, तो ये हो गया सु प्लस आगत। ठीक है, देखो व से पहले आधा वर्ण है तो उसके साथ में आप मात्रा जोड़ लेना किसकी, ऊ की। ठीक है, यहाँ पर व से पहले आधा क्या है, स है। ठीक है, मात्रा जोड़ी ऊ की, क्या बन गया, सु बन गया। ठीक है, और पीछे जो शब्द बचा वो बच गया आगत। ठीक है, तो ये होगा सु प्लस आगत, संधि है अपनी यण संधि। ठीक है, अगला देखो, हाँ जी, अगला कह रहा है मात्रा नंद। ठीक है, मात्रा नंद, तरह आ रहा है बीच के अंदर, जब तरा आता है तो संधि कौन सी है, यण संधि। ठीक है, तरा का क्या बना देंगे, मातृ बना देंगे। ठीक है, मातृ प्लस ये हो जाएगा आनंद। ठीक है, मातृ प्लस आनंद, और इससे बन जाएगा क्या, मात्रा नंद। ठीक है, मातृ प्लस आनंद। ठीक है, इससे बन जाएगा मात्रा नंद। उसके बाद में यद्यपि, ठीक है, तो ये बन जाएगा यदि प्लस अपी, क्योंकि यद्यपि के अंदर द जो है ये आधा है और इससे बाद में क्या है, यह है, और जब भी यह से पहले कोई आधा वर्ण है तो उसके साथ में हम किसकी मात्रा, ई की मात्रा जो है वो जोड़ेंगे। ठीक है, तो यह, उसके बाद में द के साथ ई की मात्रा जोड़ी, क्या बन गया, यदि। ठीक है, उसके बाद में पीछे जो शब्द बचाएं वो बचाएं अपी। ठीक है, तो यदि क्या बना, यदि प्लस अपी, तो ये अपना हो जाएगा यण संधि, यदि धन अपी यद्यपि यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका मेहर्षि जो है ये अपने गुण का है। ठीक है, बाकी तीनों जो हैं वो यण के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला प्रश्न है वृद्धि संधि का। ठीक है, कौन सा जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि यानी कि दो चोटी, वृद्धि संधि यानी कि दो चोटी। ठीक है, खुद देख लो कि किस ऑप्शन के अंदर दो चोटी नहीं है, दो चोटी यानी कि दो मात्रा। ठीक है, अब एक एक के अंदर दो हैं। ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा एक प्लस एक। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला,
अपना जलोध, ठीक है। तो जलोध में क्या है, जलोघ है या जलोध है, जो भी है, ठीक है, जलोघ। तो इसमें क्या होगा, ये बन जाएगा जल प्लस ओग, ठीक है, इससे बन जाएगा जलोग, ठीक है। उसके बाद में मौसद, मौसद के अंदर दो चोटी है, यानी कि संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा महा प्लस औषध, ठीक है, महा प्लस औषध बन जाएगा। तो इस प्रकार से अभ्यागत शब्द को देखो साथियों, य से पहले आधा क्या आ रहा है, य से पहले आधा भ आ रहा है, यानी कि संधि कौन सी है, यण संधि है। यण क्यों है, क्योंकि य और व से पहले आधा वर्ण किसकी पहचान है, यण संधि की पहचान है। य और व से पहले आधा वर्ण पहचान है यण संधि की, ठीक है। य से पहले आधा वर्ण आता है, उसके साथ में य से पहले आधा वर्ण मात्रा जोड़ दो किसकी, ई की मात्रा। व से पहले आधा वर्ण आएगा, मात्रा किसकी जोड़ोगे, ऊ की। यहाँ किससे पहले है, यहाँ है अपने य से पहले। देखो साथियों, य से पहले आधा क्या है, ब है, मात्रा जोड़ोगे किसकी, ई की मात्रा जोड़ दो, ठीक है, क्या बन जाएगा, अभी बन जाएगा, ठीक है, अभी। उसके बाद में य से बार मात्रा किसकी निकल रही है, आ की निकल रही है, तो ये बन जाएगा आगत, ठीक है। तो अभी प्लस आगत यानी कि अभ्यागत अपने यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। बाकी तीनों किसके हैं, वृद्धि के हैं, दो चोटी है मतलब वृद्धि संधि है, ठीक है। मैटर क्लोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। इस क्लास की देखो साथियों, जो भी क्लासें हो रही है उसकी कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल रही है, ठीक है। वहाँ पर अपने बहुत सारे भावी शिक्षक जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो बायो के अंदर लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाकर जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर किसी भी प्रकार की कोई किसी भी प्रश्न को लेकर के कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से वहाँ पे जो है वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको उपसर्ग निकालना है ना किसी भी शब्द के अंदर, तो या तो उस शब्द के अंदर संधि कर दो, ठीक है, या फिर उसके अंदर से एक मूल शब्द निकाल दो। देखो उपसर्ग निकालने के दो तरीके हैं, या तो उस शब्द का करो संधि, अगर संधि हो रही है तो, ठीक है, अगर संधि हो रही है तो उसका जो है वो संधि क्या होगा, विच्छेद होगा, ठीक है। और अगर अगर संधि नहीं हो रही है तो उसके अंदर एक मूल शब्द होगा, ठीक है। अगर संधि नहीं है तो फिर भाई साहब मूल शब्द को क्या कर दो, अलग कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो अन्वेषण के अंदर बताओ कौन सी संधि है, ठीक है। अन्वेषण के अंदर कौन सी संधि है, व से पहले देखो ध्यान से आधा न आ रहा है। वैसे व के ऊपर देखो एक चोटी भी आ रही है, लेकिन गुण नहीं करना है, यहाँ पे गुण नहीं है, ठीक है। गुण और अगर यण, साथियों गुण और यण दोनों आपस में टकराएं तो ध्यान रखना सबसे पहली प्राथमिकता जाएगी किसको, यण को, ठीक है। तो देखो अन्वेषण में क्या होगा, व से पहले देखो, व से पहले आधा न है, तो मैंने आपको कहा था कि व से पहले है तो आधे के अंदर ऊ की मात्रा, यानी कि बन गया अनु, ठीक है। बाद में शब्द बचा क्या, ऐषण, ठीक है। तो अनु प्लस ऐषण क्या बन गया, अनु प्लस ऐषण, ये अपने यण संधि का उदाहरण हो गया, ठीक है। किस संधि का, यण संधि का उदाहरण हो गया, ठीक है। तो देखो अब उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग हो जाएगा अनु। जो पहला आएगा ना, पहला तोड़ने के बाद में, तो वो पहला ही जो है वो अपना क्या है, पहला पद ही क्या है, अपना उपसर्ग है, ठीक है। तो अपने देखो अन्वेषण में अनु उपसर्ग है, ठीक है, अनु उपसर्ग हो जाएगा, तो ए ऑप्शन ठीक है अपना सही हो जाएगा, अनु उपसर्ग है, ठीक है। चलिए अगला देखो भाई, अच्छा ये भी उपसर्ग को लेकर है। देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द के अंदर किस, हाँ जी, किस शब्द के अंदर अनु उपसर्ग नहीं है, ठीक है। किस शब्द के अंदर जो है वो अनु उपसर्ग नहीं है। देखो अन्नवती, अब अन्नवती का आप क्या कर दो, संधि विच्छेद कर दो, ठीक है। जब हम अन्नवती का संधि विच्छेद करेंगे तो देखो व से पहले आधा क्या है, न है। देखो ये जो ई की मात्रा दिख रही है आपको, ये ध्यान रखना ये व के ऊपर है, न कि न के ऊपर है, ठीक है। तो आधा देखो व से पहले सिर्फ और सिर्फ आधा न है, तो इसको आप ऊ बनाओ, तो ये बन जाएगा अनु, ठीक है। उसके बाद में ये बन जाएगा इति, क्या बन जाएगा, अनु प्लस इति, यानी कि अनु जो है वो उपसर्ग है और इति जो है वो मूल शब्द है, ठीक है। साथियों अगर शब्द के अंदर संधि हो रही है तो संधि विच्छेद कर दो, आपको अपने आप उपसर्ग जो है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अनवती का किया तो अनु क्या मिल गया, उपसर्ग मिल गया, तो पहले के अंदर तो है भाई, ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है। अन्वेषण में अभी पढ़ा अनुधनेशन है, ठीक है। अनंत और अनुज्ञा, अनुज्ञा के अंदर है, अनुज्ञा के अंदर अनु प्लस ज्ञा जो है वो मूल शब्द है, ठीक है। अनुज्ञा के अंदर अनु प्लस ज्ञा जो है वो अपना मूल शब्द है। लेकिन साथियों अनंत की बात करें यहाँ पे, तो अनंत के अंदर अनंत, ठीक है, अन प्लस अंत, अन प्लस अंत, तो यहाँ पर अन उपसर्ग है, ठीक है। अनंत के अंदर जो उपसर्ग है वो है अपना अन उपसर्ग, मूल शब्द कौन सा है, तो अंत जो है वो मूल शब्द है, ठीक है। बढ़े आगे देखो अगला क्वेश्चन,
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द के अंदर तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास मतलब विभक्तियों का क्या होना, लोप होना। ठीक है, सीधा सा समास को तोड़ना है। ठीक है, और उसमें देखना है कि अगर किसी भी समास को तोड़ने के बाद में अगर किसी भी विभक्ति का वहाँ पर लोप होता है तो ध्यान रखना वहाँ पे आएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, देखो ऑप्शन ए है महादेव। देखो महादेव को हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा महान है जो देव, महान है जो देव। ठीक है, देखो शब्द बीच में आ गया है जो। ठीक है जो या फिर के समान। ठीक है जो या फिर के समान, ये भाई किसकी पहचान है, ये तो है कर्मधारय की। ठीक है, महान है जो या फिर के समान, यानी कि अगर किसी की विशेषता बताई जा रही है तो वहाँ पे समास कौन सा होगा, वहाँ पे समास होगा कर्मधारय समास। तो यहाँ पे देखो विशेषता बताई जा रही है किसकी, महादेव की, कि महान है जो देव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका समास होगा कौन सा, कर्मधारय समास। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन बी पंचवटी। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो ग्रंथ रथ, ग्रंथ रथ के अंदर, ग्रंथ रथ के अंदर तत्पुरुष समास है क्या, नहीं। ग्रंथ रथ के अंदर ग्रंथ हैं जो रथ, ग्रंथ हैं जो रथ, इसके अंदर साथियों बहुब्रीहि समास है। ठीक है, इस ग्रंथ रथ में बहुब्रीहि समास है, लेकिन ग्रह ग्रहागत, देखो ग्रह को आगत यानी कि घर को आया हुआ। ठीक है, ग्रह को आया हुआ यानी कि चौथा जो ऑप्शन है इसके अंदर आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, ग्रह आगत यानी कि ग्रह को आगत, ग्रह को आगत यानी कि ग्रह को आया हुआ। तो यहाँ पे को विभक्ति का क्या हो रहा है, को विभक्ति का साथियों लोप हो रहा है। ठीक है, को विभक्ति का यहाँ पर क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। ग्रहागत यानी कि ग्रह को आगत, ग्रह को आया हुआ। तो ठीक है, यहाँ पे आपका जो चौथा ऑप्शन है ग्रहागत, इसके अंदर आपका जो है वो भाई तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए क्या हुआ इसके, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से सही नहीं है। ये आपके तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के अंदर एक पूछा गया क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, द्वंद्व समास एक तो याद रखना जोड़ा आएगा और सेकंड चीज ये चिन्ह आएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यही पहचान है, सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ कि एक तो द्वंद्व समास के उदाहरण में ज़्यादातर, ठीक है, अधिकतर जो है वो जोड़ा आएगा और बीच के अंदर इस प्रकार के एक माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया था कि जो अव्ययभाव समास है, अगर किसी भी शब्द का रिपीटेशन हो रहा है ना, अगर किसी भी शब्द का रिपीटेशन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना घड़ी, और इसके बाद भी क्या है, इसके ये घड़ी यहाँ पे लगे क्या घड़ी, हाँ घड़ी, और इसके बाद में और ये घड़ी। देखो अब घड़ी जो है वो शब्द एक ही है, शब्द क्या हो एक हो और रिपीटेशन कितनी बार हो, दो बार हो। शब्द एक हो और उसका रिपीटेशन जो है वो दो बार है, तो ध्यान रखना वहाँ पे जो है ना अपना अव्ययभाव होगा। थोड़ा सा दिमाग में रखना, अगर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही शब्द की रिपीटेशन हो रहा है, तो ध्यान रहे अपना कौन सा है, तो अपना अव्ययभाव है। ठीक है, अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो फिर ये द्वंद्व होगा। जोड़ा भी आज सिर्फ और सिर्फ जोड़ा दे के मत कर देना द्वंद्व समास। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, अगर एक शब्द बार बार रिपीट होकर वापस आ रहा है, तो ध्यान रखना वहाँ पे होगा अव्ययभाव समास। ठीक है, जोड़ा देख दिया और कर दिया द्वंद्व समास, तो फिर भाई पानी में डूब जाओगे। देखो यहाँ पे भूल चूक के अंदर बिल्कुल आपका द्वंद्व समास है, माता पिता के अंदर द्वंद्व समास है, भला बुरा के अंदर द्वंद्व समास है, लेकिन कपीश्वर यानी कि कपीस कहते हैं बंदर को। ठीक है, बंदरों क्या कहते हैं, कपीस कहते हैं, और बंदरों का ईश्वर यानी कि अपने हनुमान जी महाराज। ठीक है, तो हनुमान जी के लिए आएगा क्या, कपीश्वर यानी कि बंदरों का ईश्वर, यानी कि बंदरों का स्वामी कौन है, हनुमान जी है। तो इसके अंदर जो है वो समास है वो कौन सा, अपना बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तीसरे अर्थ को टारगेट कर रहा है, तो वहाँ पे समास होगा कौन सा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो देखो कपीश्वर यानी कि कपीसों का ईश्वर, मतलब कपीस का ईश्वर, कपीस किसको कहेंगे, कपीस कहेंगे बंदर को, और बंदरों का ईश्वर कौन होता है, बंदरों का ईश्वर है अपने हनुमान जी महाराज। तो यहाँ पे कौन सा आपका तीसरा ऑप्शन जो है ये साथियों बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, न कि द्वंद्व समास का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि खल। ठीक है, खल का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो खल का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, ये द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा है 2011 के अंदर। ठीक है, दुष्ट बिल्कुल है, धतुरा बिल्कुल है, धरती पृथ्वी ये बिल्कुल नहीं है, और खर जो है ये बिल्कुल है। ठीक है, धरती, धरा, भूमि, भू, ठीक है, भी नहीं भू, ठीक है, भू, वसुंधरा,
ये अपने जो है वो धरती के पर्यायवाची हैं, ठीक है। धरा, धरती, भूमि, भू, ये सभी जो हैं वो धरती या पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन जो है ये खल का समानार्थी नहीं है, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन 3 नंबर आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल से हो जाएगा धरती ऑब्लिक पृथ्वी। अगला क्वेश्चन, ये खल के समानार्थी देख लो, ठीक है। खल के समानार्थी हैं दुष्ट, खर, मूर्ख, कुटिल, शठ, वंशक, धूर्त, धतुरा, दुर्जन, अधम, नीच, ये सभी जो हैं वो खल के पर्यायवाची खल के समानार्थी शब्द हैं। इसको क्या हो जाता है बार बार। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि कबूतर का पर्यायवाची कौन कौन है, कौन सा है, ठीक है। कबूतर का पर्यायवाची जो है वो कौन सा है, ये आपके तृतीय श्रेणी थर्ड ग्रेड रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो कबूतर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आरिल आरिल नहीं है, ठीक है। हारिल हारिल बिल्कुल है। कोर है, कुकुट कुकुट नहीं होगा, इसमें से होगा बी ऑप्शन हारिल, ठीक है। हारिल है, कपोत हैं, ये जो हैं वो कबूतर के पर्यायवाची हैं। हारिल, कपोत, ये कबूतर के, तो हारिल बी ऑप्शन यहाँ पे से होगा हारिल। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है विलोम शब्द को लेकर के, और प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विलोम युग्म जो है वो सही है। ये एलडीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 2018 के अंदर कि कौन सा जो है वो विलोम युग्म यहाँ पे सही है, ठीक है। अतरंग, बहिरंग, तो अतरंग, बहिरंग ये बिल्कुल अपने आप में सही विलोम शब्द है भाई, अतरंग और बहिरंग, तो ठीक है। विज्ञ, सुविज्ञ, विज्ञ का क्या होगा, विज्ञ, विज्ञ का अविज्ञ होगा, विज्ञ का अविज्ञ। राग, अनुराग, राग का तो क्या होगा, राग का तो द्वेष होता है, अनुराग थोड़ी होता है, द्वेष। और अनुराग का विराग, राग का द्वेष और अनुराग का विराग। और प्राचीन, पुरातन, प्राचीन का क्या होगा, प्राचीन और पुरातन। प्राचीन तो मतलब क्या था, पुराना, तो प्राचीन का नवीन कर दो, प्राचीन का हो जाएगा नवीन। बाकी तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अतरंग और बहिरंग ये दोनों अपने आप में सही है। विज्ञ का अविज्ञ होगा, राग का क्या होगा, राग का द्वेष होगा, और अनुराग का विराग होगा, ठीक है। प्राचीन का नवीन होगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में विलोम युग्म नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो विलोम युग्म नहीं है, ये एलडीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। विलोम शब्द नहीं है, ठीक है। शांत, श्रांत का अश्रांत, ठीक है। ग्राह्य, ग्रह का अग्राह्य, ठीक है। शम्य का अशम्य, और सूची का पवित्र, तो इसमें से कौन सा विलोम युग्म नहीं है। तो सम्य का असम्य ये बिल्कुल सही है, ग्रह का आग्रह ये बिल्कुल सही है, शांत का अश्रांत ये भी सही है, लेकिन सूची का पवित्र नहीं होगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका सही नहीं है, तो चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि सस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन का चयन कीजिए, ठीक है। सस्वर वाचन, ठीक है। सस्वर वाचन का मतलब होगा क्लास के अंदर बोलना, सीधा सा मतलब है, ठीक है। तो इसके बारे में त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। सबसे पहले यह बोल कर किया जाता है, तो सस्वर वाचन है तो इसको बोल कर ही करेंगे, ठीक है। बोल कर किया जाता है, ये बिल्कुल आपका सही है भाई। सस्वर वाचन है तो वाचन की बात हो रही है, तो वाचन को तो बोला ही जाता है, ठीक है। तो ये बोल कर किया जाता है, बिल्कुल सही है। इससे कक्षा का वातावरण स्वर में हो जाता है, बिल्कुल सभी बच्चे एक साथ चिल्लाएंगे क ख 1 2 3 4, तो ये जो है वो कक्षा का वातावरण क्या हो जाता है, स्वर में हो जाता है। और देखो क्लास के अंदर, स्कूलों के अंदर 7वीं और 8वीं पीरियड के अंदर यही किया जाता है, ठीक है। एक बच्चे को आगे खड़ा करके उसके बाद में बाकी वाले जो बच्चे होते हैं वो उसके पीछे बोलते हैं, तो ये हो गया स्वर में। तो इससे क्या होता है कि कक्षा का जो वातावरण है ये स्वर में हो जाता है। फिर हम यह विषय वस्तु की गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विषय वस्तु की कोई गंभीरता नहीं होती, क्योंकि बच्चे जो है ना वो पीछे कुछ तो बेचारे नींद ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी गंभीर विषय वस्तु नहीं होती, ठीक है। इसमें कोई बच्चों को कोस थीटा साइन थीटा जो है वो नहीं समझाना होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अनुकरण के माध्यम से सीखने के लिए ही करवाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा गंभीरता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। बाकी चौथा भी देख लो एक बार, ये छोटी कक्षाओं के लिए तो बिल्कुल ये भी छोटी कक्षाओं के लिए भी है, ठीक है। छोटी कक्षाओं के लिए तो ये 4 से 8 तक के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो तीसरा आपका यहाँ पे जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न देखो,
हाँ जी। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? ठीक है, ये L2 के अंदर पूछा गया है कि सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? ठीक है, अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करें, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए, ठीक है, और अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो या फिर उपरोक्त सभी विकल्प से। ये साथियों देखो, अनुलेख का मतलब होता है कि आगे एक लेख दिया जाता है, ठीक है, उसके देखा देख आपको लिखना होता है। तो ये हो गया कि अनुलेख में अक्षरों की बनावट ठीक वैसी होनी चाहिए जैसा कि आगे लिखी गई है, ठीक है। तो सी तीसरा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे, यानी कि अनुलेख होता है क्या है भाई, देख देख कर लिखना होता है। तो इसमें अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि एक आदर्श लेख में हो, ठीक है। तो 3 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न कह रहा है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण क्या है? ठीक है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण क्या है? ठीक है, अशुद्ध वर्तनी मतलब किसी भी शब्द को अशुद्ध लिखना, ठीक है, उसका कारण क्या है? तो उसका एक ही कारण होगा, क्या? व्याकरण का अधूरा ज्ञान, ठीक है। अगर हमें व्याकरण के बारे में नहीं पता है, ठीक है, स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में, मात्राओं के बारे में अगर नहीं पता है तो हम उसके बारे में यानी कि उस शब्द को हम अशुद्ध लिखेंगे। तो देखो, अशुद्धि का एकमात्र कारण क्या है? व्याकरण का अधूरा ज्ञान, ठीक है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसको क्या दिक्कत आ रही है? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से द्रुत वाचन जो है ये किसका प्रकार है? ठीक है, द्रुत वाचन साथियों का हो या फिर इसको ये एक मौन वाचन का प्रकार है। चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। किसका प्रकार है? मौन वाचन का प्रकार है, ठीक है। द्रुत वाचन जो है ये हमेशा मौन वाचन का प्रकार है। ये आपके L1 2002 के अंदर भी हुआ था क्या? तो ये अपने 2022 का है, ठीक है। कब का है भाई? 2022 के अंदर पूछा गया है L1 के अंदर कि द्रुत जो है इसका द्रुत वाचन जो है ये किसका प्रकार है? तो ये अपने किसका? मौन वाचन का, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं, ठीक है। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है? ठीक है, सबसे पहले सरल आकृति और समान आकृति के वर्णों, ठीक है, क ऐसे प्रकार से ऐसे समान आकृति वाले लिखना, तो ये तो सिर्फ होता है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए भी होगा। बाकी माध्यमिक, उच्च प्राथमिक इनको कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल क्या है? अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो गया? ठीक है, अगर आप मेरे पास में हैं, ठीक है, नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे पास में होते तो अगर आपको किसी भी प्रश्न के अंदर डाउट होता तो आप मुझे कहते कैसे? आप मुझे कहते बोल के, ठीक है, बोल के बताते। लेकिन अगर आप दूर हैं, ठीक है, आप मेरे से दूर हैं और अगर आपको कोई भी अगर समस्या आ रही है किसी भी प्रश्न को लेकर के, तो आप कैसे कहोगे? लिख कर। भाई अभिव्यक्ति के दो ही तो होते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब हो गया कि अपनी बात जो है वो दूसरों के आगे रखना, ठीक है। तो इसके दो ही माध्यम हो सकते हैं, या तो आप पास में होगे तो बोल कर कहोगे, और अगर वहाँ पे बैठे हो तो आप क्या कहोगे? लिख कर कहोगे। तो यहाँ पे कौन सा होगा? लिखना और बोलना और लिखना हो जाएगा। तो बोलना और लिखना, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलना और लिखना। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुलेख, ठीक है, किस भाषा कौशल से संबंधित है? ठीक है, अनुलेख, तो लेख का मतलब क्या हो गया? लिखना हो गया। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, अनुलेख ये एक लेखन का प्रकार है, ठीक है। तो लेखन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन, लेखन। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि कहानी सुनना, ठीक है, भाषा अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? ठीक है, कहानी सुनना इनमें से कोई नहीं, केवल लिखित, केवल मौखिक, लिखित व मौखिक दोनों, ठीक है। कहानी सुनना, भाषा अभिव्यक्ति सुनना है तो केवल मौखिक होगा, यानी कि यहाँ पे तीसरा ऑप्शन केवल मौखिक। अगला प्रश्न देखो, तो ये शायद लास्ट क्वेश्चन है या और भी है? नहीं, ये लास्ट है। तो ये है आपके लिए, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमेशा आपके लिए ही होता है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है।
द्वितीय है, पहला है, तीसरा है या फिर चौथा है। ठीक है, सुनना जो है ये किस प्रकार का स्वर्ण है, सुनना और बोलना। ठीक है, तो ये किस प्रकार का है, इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं एक नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।